कर दो लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र एवं कलाकार, जिसमें हम आगे पढ़ चुके थे, लेकिन पार्ट मैंने सेम ही रखे हैं। इसमें हम लोग पहुंच चुके थे आपका संगीत पर, म्यूजिक पर, उसको भी हम पढ़ रहे थे। और संगीत के अलावा इसी में एक चैप्टर शामिल होगा आपका पेंटिंग्स, ठीक है, जिसको हमने वाद्य यंत्र के साथ में ही ले लिया है। तो ये पूरी क्लास हमारी किस पर हो गई, सारी की सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर म्यूजिक आपका, और म्यूजिक के साथ में साथ ही पेंटिंग, 3 चैप्टर हम इसमें कवर कर रहे थे। वाद्य यंत्र को हम इसमें पढ़ चुके, संगीत हम पढ़ रहे हैं, ये आज खत्म हो जाएगा, और पेंटिंग्स भी आज ही खत्म, ठीक है। तो कक्षा पर फोकस करेंगे। सबका स्वागत है। रोशनी, अभिषेक रंगा, मुस्कान राठौड़, विवेक सागर, चंचल रानी, रिया गिरी, चंद्र प्रकाश कुशवाहा, नीलम, बलिराम, पूनम, दीपक कुमार पटेल, अनिरुद्ध, अंशु सिंह, चंद्र प्रकाश वर्मा, पूजा, शुभम, मनी, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। तो कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। पिछली चीज़ें आपको लोगों को याद हैं, एक बार थम्स अप करके बताना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ भैया मैं रिवीजन करता हूँ एक अच्छा, ठीक है जी। हिंदुस्तानी संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली, शास्त्रीय शैली कौन कौन सी हमने कल बात की थी आप लोगों से? 2, एक कर्नाटक, एक हिंदुस्तानी, उनकी बातें हम कर चुके थे। संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली भी स्वर यानी सुर पर आधारित है। कुछ प्रमुख अर्धशास्त्रीय शैली जैसे ठुमरी, टप्पा और गजल की नीचे चर्चा की गई है। यानी फोकस हमारा किस पर है? ठुमरी, टप्पा और गजल पर। ठुमरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ठुमरी किस प्रदेश से संबंधित है? तो आप कहेंगे भैया यह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं? तो आप सब लोगों को उत्तर आएगा भैया उत्तर भारत का सिर्फ एक ही है, कथक। तो यानी कि ठुमरी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई और आमतौर पर मिश्रित सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज कौन सी याद करनी है हमको ठुमरी में? एक तो ठुमरी का विकास कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो कथक है। ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित हैं। और ठुमरी गायन की सबसे कालातीत यानी सबसे पुरानी प्रसिद्ध आवाज बेगम अख्तर की है। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हमारा बनेगा कि ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध मतलब सबसे पुरानी कलाकार भी यही है। पूरब अंग ठुमरी के गिरिजा देवी और छन्नूलाल मिश्रा अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावक है। इनका नाम आया गिरिजा देवी। इतनी बार एसएससी ने पूछी है, गिरिजा देवी किस गायन के लिए जानी जाती है? तो यहां पर 2 नाम याद रख लेने हैं आप लोगों को, नोट्स में भी आप लोग ऐड करना। एक तो गिरिजा देवी, और एक नाम साथी इसमें शोभा गुरटू जी का आता है। शोभा गुरटू, ये दोनों ही जो हैं आपकी, इनको बोलते हैं हम क्वीन ऑफ ठुमरी। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? दोनों को कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा जी, दोनों आपका ऑप्शन होंगे। एग्जामिनर क्यों देगा ऐसा क्वेश्चन? कभी नहीं आएगा। या तो शोभा गुरटू को रखेगा या गिरिजा देवी को रखेगा। अब से पहले भी कभी एसएससी ने पूछा तो ऐसे ही पूछा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा। तो क्या बोलेंगे? तो सबसे पहली बात एक बार इमेजिन कीजिए, हम बात कर रहे हैं ठुमरी की। ठुमरी कैसी कला है? तो आप बोलेंगे भाई वो सेमी क्लासिकल है, अर्धशास्त्रीय है, क्लासिकल नहीं है। क्योंकि क्लासिकल तो 2 हैं सिर्फ, हिंदुस्तानी और आपका साथी कर्नाटका, दक्षिण की कर्नाटका और नॉर्थ की हिंदुस्तानी। सेमी क्लासिकल है। ठुमरी कैसी कला है? सेमी क्लास, अर्धशास्त्रीय है। अगर हम बात करते हैं ठुमरी कहां से पैदा हुई, तो आप कहेंगे यूपी। किस नृत्य से? तो यूपी का कथक नृत्य, उससे जुड़ी हुई है। सबसे पुरानी कलाकार कौन है ठुमरी की? बेगम अख्तर। तो शोभा गुरटू और साथ में आपका साथी गिरिजा देवी, इनको क्वीन ऑफ
क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। ठीक है। पूरब अंग ठुमरी की गिरिजा देवी और छनुलाल मिश्रा। तो छनुलाल मिश्रा को अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं, छनुलाल मिश्रा का संबंध किससे है? छन्नूलाल मिश्रा का संबंध तो हम बोलेंगे ठुमरी से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक जी ने बहुत अच्छा लिखा है, क्वीन ऑफ वायलिन। ऊपर चला गया कमेंट, दिखाओ क्या लिखा था इन्होंने। क्वीन ऑफ वायलिन, क्वीन ऑफ वायलिन डॉक्टर एम ललिता। बहुत बढ़िया दीपक भाई, वेरी गुड। आगे आते हैं, टप्पा। टप्पा साथी पंजाब की है, ये बात याद रखेंगे। टप्पा कहाँ की है? पंजाब। जैसे अभी ठुमरी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। इस शैली में लय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रचनाएं तेज, सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं पर आधारित होती हैं। इस शैली में कुछ विशिष्ट प्रतीकावादियों में एक हैं ग्वालियर घराने के लक्ष्मण राव पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया। लक्ष्मण राव पंडित का संबंध संगीत की किस कला से? तो आप कहेंगे टप्पा से। और सन्नो खुराना का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे टप्पा से संबंध। ठुमरी के याद रखेंगे। अब ये सारी चीजें नहीं याद रखनी है कि रचनाएं तेज हैं कि मंदी हैं कि पुरानी है रचना, नहीं। याद रखना है आप लोगों को सिर्फ दो नाम। ये जो टप्पा है हमारा, इसका संबंध किस राज्य से? अभी मैं अभी आप अगली वाली आपकी जो स्लाइड्स होंगी उसमें बताऊंगा कौन सा म्यूजिक कहाँ का है, ये हम याद करेंगे। ओके सर, ये कंटेंट भाई साहब इसका बाइलिंगुअल क्या होना है, प्लीज समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। लक्ष्मण राव, एक साथी हमारे कह रहे हैं लक्ष्मण राव को पीपीटी में लक्ष्मण राव लिखा रहता बस। इतना हिंदी तो आप जानते होंगे और आप अभी भी हिंदी में ही लिख रहे हैं। जहां इंग्लिश की आवश्यकता वो इंग्लिश में मिलता है, अब से पहले भी मिला आप लोगों को। लेकिन जहां पर नाम, अब इसको भी हम इंग्लिश में कर देते तो बोर्ड पर सिर्फ दो ही लाइन आती। तो बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, नॉट ए बुद्धू, है ना। सन्नो खुराना, इंग्लिश में भी सन्नो खुराना रहेंगी, ले लीजिए। बाकी चीजें देखनी ही नहीं है कि रचनाएं तेज हैं क्या है, वो सिर्फ मैंने लिखा है कि आपको कोई खालीपन ना लगे। गजल, गजल सुनिए कभी किसी ने? यस और नो। गजल से एक नाम आता जगजीत सिंह जी का, चिट्ठी न को संदेश जान कौन सा देश जहां चले गए। ये क्या है? गजल है, सुनी होगी आपने शायद, ये तो सबने सुनी होगी अक्सर। तो गजल एक छोटी कविता होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं, जिन्हें बैंत या शेर कहा जाता है। इसका विषय केवल प्रेम होता है, प्रेम पर आधारित रचनाएं होती हैं गजल। भारत में पहली गजल लिखने वाले अमीर खुसरो थे। मैंने आपको बताया गजल, शायरी और हिंदवी खड़ी बोली की रचनाएं, पहेलियां, कव्वाली, इन सब के जो फादर हैं वो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो हैं। ठीक है, आगे गजल से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्लाइड जो आप लोगों को दिख रही है सामने साथी, क्योंकि इतनी बार एसएससी क्वेश्चन पूछता लिखता निम्नलिखित में से कौन गजल गायक है। अब वो क्वेश्चन बनाएगा ऐसे, गजल गायक में आपको 4 नाम दे देगा, आप बताना। अब जैसे कुछ नाम आपने पढ़े हैं प्रसिद्ध गजल गायक, एक नाम मैंने दे दिया आपको बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, क्या ये गजल गायक है? एक नाम साथी मैंने आपको दे दिया, जैसे अभी हमने पढ़ा गिरिजा देवी जी का नाम, गिरिजा देवी। एक नाम मैंने आपको दे दिया राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना। एक नाम मैंने आपको दे दिया साथी केलुचरण महापात्र। आपको सबका पता होना चाहिए कि ये वादन के डांसर हैं केलुचरण महापात्रा। एक नाम साथी मैं आपको दे दूं कोई, मान के चलिए कलामंडलम, कल्याणी अम्मा का नाम दे दूं मैं आपको, मोहिनी अट्टम में जो मैंने आपको बताया था। क्या इनमें से आप किसी को गजल कलाकार कहेंगे? वहीं छठा नाम मैं आपको दे दूं जगजीत सिंह, किसको चुनेंगे? इस तरह से एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, 4 नाम देती है, कहती है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गजल गायक कौन है। यह ज्यादातर तो पूछा है जगजीत सिंह जी का संबंध किससे है, और विकल्प में मिलता है गजल गायकी से। अब गजल के बारे में अगर हम बात करें कि ये किसी स्टेट से हैं क्या, नहीं जी, ये
ऑल ओवर नॉर्थ से जुड़ी हुई हैं, उत्तर भारत से। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, बहुत प्रसिद्ध है ये। जब आप इतिहास पढ़ेंगे मुगल काल में बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय पर आप जानेंगे मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति जब हुई उसको बहुत नजदीक से देखने वाले व्यक्ति थे। रूमी, हाफिज, राहत इंदौरी, फराक गोफरी, वसीम बरेलवी। तो आप कहेंगे भैया इसमें से बहुत सारे शायर लोग हैं, और जो शायर लोग हैं यही गजल गायकी के अंतर्गत आते हैं, जितने भी शायर हैं। कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह, जगजीत सिंह को हम बोलते हैं, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि भारत में, इंडिया में, भारत में गजल को सर्वाधिक प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति कौन है? गजल को सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलाई? सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलाई? सबसे ज्यादा फेमस किसने किया गजल गायकी को? आप कहेंगे भैया जगजीत सिंह जी ने कहा। एक अभी हाल ही में आपका एक्सपायर भी हो गए थे, आपने सुना हो तो, मन्ना डे, एसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह, मनहार उदास, पंकज उदास, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ तो पूछेगा हाल ही में पंकज उदास जी का निधन हुआ, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। उनका संबंध संगीत की किस विधा से है? आप क्या बोलेंगे भैया? गजल गायकी से। शहबाज अमानी और बेगम अख्तर, जिनको गजलों की रानी मल्लिका ए गजल कहा जाता है, बेगम अख्तर, जो ठुमरी को सबसे पहले प्रयोग में लेकर के आई। अगर आपसे पूछ ले भैया भारत में गजलों का राजा किसको कहा जाता है, तो जगजीत सिंह होंगे गजलों का राजा। वेरी गुड, गजलों का राजा। पंकज उदास गजल गायक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाँ जी, ना कजरे की धार, बिल्कुल सतीश राय भाई एकदम ठीक बोला। ना गजरे की धार, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितने सुंदर हो तुम तो मेरे प्रियवर हो, कुछ इसी तरह है। उनकी मुझे एक गजल याद है, वो थी आपका, अब तो भूल गया शायद, चलो नहीं सुनाऊंगा वो, याद भी नहीं आ रही है, सुना भी नहीं, कुछ शब्द याद आए हैं मुझे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही बान है गो, बाकी सब। ठीक है, कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे, मिर्जा गालिब जी का नाम याद रखना, मोहम्मद इकबाल, वसीम बरेलवी शेर लिखते हैं, कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह, मन्ना डे, उदास पंकज उदास, बेगम अख्तर, जिनको मल्लिका ए गजल, गजलों की रानी कहा जाता है। आगे आए, कर्नाटक संगीत हमने पढ़ा था, हिंदुस्तानी संगीत को हमने पढ़ा। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से किस भारत से जुड़ा हुआ है? दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जो दिया गया है, जहां अधिकांश रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती हैं। अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में है। अब देखो ये भाषा लिखी हुई, आप लोग भारत के बारे में साथी जानते होंगे, सारे लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं बताएं जरा? आप कहेंगे भैया हम जानते हैं कि जो हमारा साउथ इंडिया है, तेलुगु जो भाषा है वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ की कौन सी भाषा है? यहाँ की भाषा है साथी तेलुगु। कन्नड़ की साथी हम बात करते हैं, कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटका की। तमिल कहाँ की भाषा है साथी? आपका तमिलनाडु की। तमिल कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की। केरल की मलयालमा भी है। ये सभी क्या है? साउथ के ही तो स्टेट हैं। जी भैया, शायद ये साउथ के स्टेट हैं। तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है। हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है, राग और ताल। किसी भी कर्नाटक शैली की प्रत्येक रचना में कई भाग होते हैं। पल्लवी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत का पहला चरण कौन सा होता है? पल्लवी होता है, हमेशा याद रखेंगे। कर्नाटक संगीत का पहला, जी भाई नीसू एकदम ठीक है, कर्नाटक संगीत का पहला चरण कौन सा होता है? ये तो हम जानते हैं कि कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण का संगीत,
कितने प्रकार के साथी उसमें तत्व हैं या कितने एलिमेंट है कर्नाटक म्यूजिक के, तो आप कहेंगे भैया 2 एलिमेंट, राग और तार। भाग कही है जिसमें सबसे पहला चरण कौन सा होता है? महेश भाई पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से फोकस करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे प्लीज। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। तो सबसे पहला याद रखेंगे, बाकी बीच के आप भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक कौन है? कर्नाटक संगीत के पहले जाने माने संगीतकार कौन है? अन्नमाचार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा। कर्नाटका संगीत के पहले जाने माने, सबसे पुराने भी बोल सकते हैं या मैं बोल सकता हूं आपसे शुरुआती दौर के, लेकिन इन्होंने इसको बड़ी पहचान नहीं दिलाई। सबसे बड़ी पहचान इसको दिलाई है पुरंदर दास ने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इनसे भी बनता, और एसएससी ने अन्नमाचार्य जी का नाम तो कभी नहीं पूछा, लेकिन पुरंदर दास जी को बहुत बार पूछा है। कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक यानी कि फाउंडर, या आपसे बोले उसको फेमस किसने किया? क्या बोलेंगे? कर्नाटक संगीत के जो फाउंडर हैं या उसको प्रसिद्धि दिलाने वाले, जिन्होंने उसको बहुत फेमस किया, वो कौन है? वो पुरंदरदास हैं। वे भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। तो आपसे कभी भी पूछे हु इज द ऑथर ऑफ दास लिटरेचर और दास साहित्य, तो आप क्या बोलेंगे? पुरंदर दास हैं। तो यहां से कौन सी 2 चीजें याद रखनी नहीं है? 2। कर्नाटक संगीत के संस्थापक कौन है साथी? पुरंदर दास हैं। सबसे शुरुआती कौन थे? अन्नमाचार्य थे। इनकी, पुरंदर दास जी की बुक कौन सी है? तो दास लिटरेचर है, दास साहित्य। ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी नहीं है हमेशा, इनको भूलना नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई प्लीज क्लास पे फोकस करेंगे। कोई लिख रहा है आई साइट वीक है, कोई लैपटॉप लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कह रहा है हिस्ट्री पढ़ाओ, कोई अर्थ नहीं है साथियों इस सब का। मैं आपको स्टैटिक जी के पढ़ा रहा हूँ, इसमें जिसका एक वेटेज है। इतिहास में आपको बता चुका, 1-2 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। बहुत भारी विषय नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जो भी सर पढ़ाएंगे। प्लीज आप यहाँ कक्षा में फोकस, रिक्वेस्टिंग टू यू, अच्छे स्टूडेंट बनिए। जब आप पढ़ते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं आपका फोन आपके हाथ से दूर होना चाहिए, है ना। हाथ से दूर रखें फोन को। फोन पास रखोगे, लिखोगे कमेंट तो उस पर झांकोगे, टाइपिंग सेक्शन में ध्यान हटेगा, कैसे सिलेक्शन होगा? आज बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो चुका है, इतना स्मार्ट हो चुका अपने सिलेक्शन को लेकर के, और आप अभी कमेंट्स में फंसे हुए हैं। ऐसे युग में भी दोस्त अपना नुकसान करेंगे, फिर कभी सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। ड्रीम्स फिर वो आ जाएगा, ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू नहीं होगा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे क्षेत्रैया, ये भी किससे संबंध है? कर्नाटक म्यूजिक। क्षेत्रैया का संबंध किससे है? भक्त रामदासु क्षेत्रैया इंपोर्टेंट नाम है। वेंकट मक्खिन, यह भी यहां पर लिखा हुआ है ना क्षेत्रीय। इनके पद्म आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के द्वारा किए जाते हैं। मुझे बताएं भरतनाट्यम साथी कहाँ का है? क्योंकि कर्नाटक तमिल में होता है कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी? आंध्रा का। ये मैंने अभी भी आपको बताया कि दक्षिण भारत में साथी जब भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का प्रदर्शन होगा तो कौन सा संगीत प्रयोग होगा? आप कहेंगे भैया अच्छा ये दोनों तो साउथ के हैं, तो साउथ में तो कर्नाटक म्यूजिक ही होगा। वह कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे वेंकट मखिन। उन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्दंडिका प्रकाशिका जो नामक ग्रंथ है उसका संबंध किस संगीत से है? तो आप बोलेंगे कर्नाटक संगीत से। और लिखा किसने है? वेंकट मखिन ने लिखा है। गुडलूर नारायण स्वामी, बालासुब्रमण्यम, सारंगदेव, टी.एम. कृष्णा और ओ.एस. अरुण। टी.एम. कृष्णा ना जाने साथी कितनी बार एसएससी ने पूछे हैं। टी.एम. कृष्णा का संबंध किस म्यूजिक से है? तो हमेशा आंसर आएगा आपका कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक से। मुस्कान राठौड़ जी एकदम सही उत्तर था बच्चों। तो क्या बोलेंगे? एक तो आपका नारायण स्वामी बालासुब्रमण्यम हो गए, सारंगदेव, टी.एम. कृष्णा और ओ.एस. अरुण, ये किससे हैं? कर्नाटक संगीत। ये बस जान भर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आएगा, किन को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? 3 व्यक्ति कौन है
जिन्होंने कर्नाटक संगीत में काम किया? त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। यही प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस इस बार कांस्टेबल के एग्जाम में आए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता रहा, पहले भी हमने इसको प्रैक्टिस सेट में किया है, कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन कौन है। क्या बोलेंगे भैया? एक त्यागराज हैं, दूसरे मुथुस्वामी हैं और तीसरे श्यामा शास्त्री। ये तीन नाम किससे जुड़े हुए हैं? तीनों के तीनों। या पूछ लेता, क्वेश्चन देगा कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है, 4 ऑप्शन देगा, 3 नाम देगा, उसमें से 2-2 नाम लिख के दे देगा, कहीं एक नाम अलग से लिख देगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें तीनों नाम लिखे होंगे। ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी बहुत बड़ा नाम है कर्नाटक संगीत के लिए। मुझे बताएं, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मैंने कब बताया था आपको? डी के पट्टमल, एम एल वसंत कुमारी, जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं, को लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। कौन कौन हो गए? एक तो साथी आप कहेंगे 1998 में भारत रत्न प्राप्त करता आपकी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, दूसरी कौन है? डी के पट्टमल, और तीसरी है एल एम वसंत कुमारी। ये तीनों महिलाएं हैं। इन तीनों को कहा जाता है क्या? महिला त्रिमूर्ति। महिला त्रिमूर्ति। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत दोस्त आशीर्वाद है उन सारे साथियों को जो चुपचाप बैठ के फोन को दूर रख रहे हैं। एक हमारे स्टूडेंट का नाम भी मैं नहीं लेना चाहूंगा, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है वो लिख रहे हैं लगातार कि अभी कितने ऑनलाइन हैं। क्या सच में इसका तुम्हारी स्टडी से कोई लेना देना है? सोचना, आप बैठ के अगर आप विचार करेंगे और आपको ये आंसर मिलेगा कि सच में इसका कोई अर्थ था मेरी तैयारी के दौरान, तो फिर ठीक है। और लेकिन आंसर आए ना कि नहीं यार मैं गलत कर रहा था, मैं बेवजह कुछ भी लिख रहा था क्लास में जिसका कोई मतलब नहीं था, लेना देना नहीं था, तो फिर खुद को सुधारना है ना। नहीं तो अदरवाइज कोई भी बच्चा अगर क्लास से अतिरिक्त कोई क्लास लिखे ना, फालतू की बातें इधर उधर की, ब्लॉक कर देना। ओके, फिर वो चुपचाप बैठ के पढ़ेगा। ब्लॉक होने के बाद तो लिख ही नहीं पाओगे। चाहते हो क्या ब्लॉक होना? फिर बस पढ़ोगे पढ़ोगे, यही करना। बोले भैया सबको ही ब्लॉक कर दो, सब चुपचाप पढ़ लेंगे, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें बोलेंगे जी। इसमें एक तो सामवेद, जिसकी रचना की किसने? वेदों में वेद व्यास जी। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र बहुत पूछी जाती है। शिल्पादिकारम, ये भी आप इतिहास में पढ़ेंगे साथी, हिस्ट्री पढ़ते टाइम जब आप तमिल साहित्य पढ़ते हैं। इलंगो की, इलंगो अधिगल नाम है इनका, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है साथी आपका शिल्पादिकारम, जो दक्षिण के संगीत के बारे में है। अभिलाषी चिंतामणि सोमेश्वर की है। गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जयदेव की। संगीत रत्नाकर सारंगदेव की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और दामोदर पंडित की संगीत दर्पण सभी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? ठीक है, संगीत दर्पण के क्या बोलेंगे जी? दामोदर पंडित हैं। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य, संगीत रत्नाकर सारंगदेव, गीत गोविंद जयदेव, शिल्पादिकारम इलंगो अधिगल, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की और सामवेद व्यास की। ये भारतीय संगीत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब आते हैं साथी हम लोक संगीत पर। लोक संगीत मतलब जिसका मैंने आपको बताया था इसका कोई प्रकार नहीं है। बिहार में खुशी किसी प्रकार से, किस प्रकार के गीतों से मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में खुशियां किस प्रकार के गीतों से? पंजाब में खुशियां किस प्रकार के गीतों से? और दक्षिण के राज्यों में खुशियां व्यक्त करने के लिए अलग प्रकार के गीत हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? लोक संगीत। ये भारत में क्या है? लोक का मतलब जगह जगह। भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है और यह विविधता भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित होती है। अब आते हैं कुछ लोकगीत हैं और राज्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत क्वेश्चन साथी बनते हैं। बहुत कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे बोलेगा संबलपुरी जो गीत हैं वो किस राज्य के हैं? 10 कथिया ये कहां के गीत हैं? यहां देखो ध्यान से, 10 कथिया संबलपुरी और पाला कहां के हैं? ओडिशा के। ओडिशा को क्या बताया था मैंने? ओडिशा पटानी। ओडिशा पटानी की 10 कथाएं चलती हैं मार्केट में। कोई कहता है टाइगर श्रॉफ के साथ में उसका कोई बातचीत चल रहा है, कोई कुछ कहता है,
कोई उसके बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहते उसके बारे में 10 कथाएं। 10 कथाएं किसके बारे में? ओ दिशा पटानी के बारे में। कैसे चलती है ओ दिशा पटानी? मैंने बताया जिम के बाहर ही आती जाती मिलेगी तुम भैया, संभल संभल के चलती है, संभल संभल के, ठीक है। ओ दिशा पटानी एक्सरसाइज करती है, संभल संभल के चलती है। दिशा पटानी के कितने पैक बताए थे मैंने तुमको? 6 पैक। खुद को पाल रही है अच्छे से पाल पा रही है खुद को। धाड़ी, टप्पा। टप्पा कैसे होता है? गेंद का टप्पा देखा आपने? बॉलिंग करता है कोई, बॉलिंग, तो गेंद क्या खाती है? टप्पा। और तुमने किसी का मारा पंजा, पंजा मारा किसी के तुमने, वो टप्पा खाएगा नहीं खाएगा? टप्पा बाउंस कर जाएगा, वो नहीं कर जाएगा? जी भैया। जोगी माही, जोगी माही ये किसके हैं साथी? जोगी माही। आप कहेंगे भैया पंजाबी गानों में सुनते हैं हम तो, जोगी माही राजना जाके है ये बोलना। तो जोगी माही कहाँ के गानों में आते हैं ज्यादा? पंजाब के गानों में, पंजाब के गानों में। दहाड़ी ये भी कहाँ? पंजाब के गानों में। फिर से रिपीट करूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा ये सारे, ये तुमको शायद याद होंगे। भलारी, ललिता, पोवाड़ा, ओवी, गोंधर, गोंधल भी इसको कहते हैं, गोंधल, लावणी, अभंग और भावगीत, ये कहाँ के? महाराष्ट्र। भाभी क्या नाम था जरा बताना, जो हार लाने के लिए कह रही थी? महाराष्ट्र का याद है? लावणी, नहीं तो तमाशा कर दूंगी। तो लावणी कहाँ के है? महाराष्ट्र का। डांस भी है, नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, और यहाँ के फोक सॉन्ग भी है। लावणी। तो हार ला, अब वो तो बेचारा क्या लेके आया था? पाव लेके आया था बड़ा। ओवी बड़ा भला आदमी है, ओवी, ओवी भला आदमी है, कुछ ना कुछ लेके आया। भाभी का नाम ललिता था। ओवी भला आदमी है, बड़ा पाव लेके आया था, उससे लावणी। क्या बोला था भाभी जी ने? हार ला, हार ला। और फिर आके कह रहा है यार बड़ा पाव ही खा लो। जो हार है उसके तो भाव बहुत बढ़े हुए हैं, हार के भाव तो बहुत बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र हमने हार से याद किया था, भूल चुके हैं, ये याद है? बोलेंगे याद है कि भूल चुके? सोहर, सोहर कब बनता है आदमी? जब उसका ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, तभी तो किसी का सोहर बनेगा, तभी तो कोई बेगम बनती है। भटियाली, भवैया, बहुला, बाउल, रविंद्र संगीत, पश्चिम बंगाल। बंगाल को हम क्या बोलते थे हमेशा? बंगला, बंगला। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ऐसे याद कराता था, भैया बहू ले आओ, भवैया बहू ले आओ, भैया बहू ले आओ। तो भैया क्या कहते थे? पहले नहीं, पहले बंगला बनाएंगे तब बहू लाएंगे, पहले बंगला बनाएंगे। भवैया और बहुला बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगले वाले ही तो कहते हैं कटोरे को बाउल। याद है बाउल डांस? हमने पढ़ा था बाउल डांस। जी सर याद है, बहुत अच्छी बात है जिनको याद है। खतरनाक। रविंद्र म्यूजिक कहां पर चलता है? बाउल कहां पर कहते हैं? बंगले वाले कहते हैं बाउल भैया। भटियाली, भटियाली म्यूजिक कहां का है आपका? पश्चिम बंगाल का। जा, जिंजा और रोपी, रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अरुण और आंचल तो जानते हो पति पत्नी है। अरुण ने आंचल से कह दिया जा जा, 2 बार आ गया जा जा, उससे ऐसा बोल दिया गुस्से में, जा जा, अपने पीहर चली जा, अपने घर चली जा, अपनी माँ के पास चली जा। अब इतनी सी बात पे आंचल तो बेचारी कमजोर सी है, एकदम से रो पड़ी। देख रहे हो पियक्कड़ अरुण ने क्या बोला उससे? जा जा, तो वो बेचारी रो पड़ी, रोपी। ये कहां का है? अरुणाचल का। चलो हरियाणा, इसको याद करते हैं, चलो हरियाली की तरफ। आज दुनिया में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो गया, तो हम सबको कहां चल रहे हैं? अब हम सब हरियाली की तरफ, पेड़ लगाने की तरफ। और बहुत जल्दी मैं भी एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं पेड़ों को लेकर के, ठीक है, आप लोगों को भी पता चलेगा। बहुत जल्दी इसके लिए काम करने वाले हैं, 2 या 3 दिन में ही। मांडो, मंडी कहां पर लग जाती है? गोवा में, गोवा में। और गोवा में कौन सी रिवर बहती है? गोवा में रिवर कौन सी बताई थी मैंने तब भी याद करते समय? मांडवी रिवर बहती है यहां पर।
मांडवी नदी, तो उससे भी याद कर सकते हैं हम। ये हमने वहां पर जब हमने डांस पढ़े तब भी याद किया। पंखीड़ा, मांड, पनिहारी और लोटिया ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। पंखीड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पनिहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का। देखो ऐसे याद करते हैं। राजा, राजस्थान में देखो पानी, रेगिस्तान बहुत सा, थार मरुस्थल है उधर, थार डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं। आप कहें जी भैया रेगिस्तान में तो बहुत बड़ा, राजस्थान में तो बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तो वहां बीच में पानी मिलता है रेगिस्तान में या नहीं? तो बोलेंगे पानी का संबंध किससे? राजस्थान से। पानी की कमी है वहां पर, ऐसे बोलते हैं, पानी की कमी है, पानी की कमी है। राजा के स्थान पे पंख लेके खड़ी रहते हैं, नहीं? आपने कभी पुराने नाटकों में या पुरानी फिल्मों में देखा, राजा के बराबर में से पंखा करते रहते थे वो, दो लोग खड़े होके। इतना बड़ा पंखा, ऐसे लगता है ये हवा भी देता होगा कुछ या नहीं, इतने धीमे धीमे घुमाते रहते हैं इसको, ये ऐसे लगता है पता नहीं भाई बड़ा पंखा है तो हवा भी बहुत तेज आती होगी एकदम से। तो पंख लेके खड़े रहते हैं कहां पर? राजा के स्थान पर। मांड और लोटिया, ठीक है। तो लुटिया में पानी, लुटिया में पानी, लुटिया में होती है ना पानी के लिए, लुटिया में पानी की कमी कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान में। पांडवानी, ये तो याद है, पांडवनी, मैंने बताया पांडव लड़े महाभारत का युद्ध 18 दिन। पांडवनी होती तो कितने दिन लड़ती? पांडवनी होती तो कितने दिन लड़ती? बोले भैया, भैया 36 दिन लड़ती। मोहित इसके लिए बच्चा हेल्पलाइन नंबर पे, कुछ भी जानकारी लेनी है अतिरिक्त तो मेडिकल से संबंधित जो बच्चे लिख रहे हैं वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, यहां नहीं। ये क्लास हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी थी कि आपके बाय है, कि आपके हैजा है, कि आपको कम दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है, उसके लिए एक कक्षा नहीं है। एक कक्षा स्टैटिक जीके के लिए दोस्त, इसलिए वो हेल्पलाइन पे किया करो। चक्री और बहाका, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटकी, उससे पहले क्या हाल था? बोलेंगे भैया वहां का चक्कर हमारे समझ में तो आता नहीं। वहां का और चक्री, वहां का और चक्री, वहां का चक्कर हमारे तो समझ में भैया आता नहीं। वहां का चक्कर, वहां का चक्कर सबकी समझ के बाहर था, याद रखना इस बात को, सबकी समझ के बाहर वहां का चक्कर। ध्यान दे रहे हैं भैया, दूर से बैठ के पढ़ रहे हैं तो कुछ साथी नोट्स बना रहे होंगे की पॉइंट्स। बिरहा, 12 मासा, कजरी और होरी ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। सोपान और भूता गीत ये कहाँ के हैं? केरल के। ऐसे याद रख लेना, क्या बोलोगे? भूतों की बात में विश्वास नहीं रखते केरल के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भूतों की बातों में विश्वास नहीं रखते। और इसमें बच्चे बड़े पूछते थे मुझसे, बोले भैया सच में भूत होते हैं कि नहीं होते, तुम्हारा क्या मानना है? हमने तो अपनी आंखों से देखे हैं भैया, हमारे तो चाची पे आ जाते तो भूत, चाची में इतनी जान आ जाती तो बोलेगा। भैया हमारे तो मामा पे आ जाते तो भूत, चिल्लाते थे वो, दो दो लोगों को पकड़ के उठा लेते थे। ऐसे ही एक बार वो लोग, क्योंकि इस चीज के बारे में वो जान सकते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों की राय जिन्होंने इसी क्षेत्र में काम किया है वर्षों तक, 20-20, 30-30 वर्ष हो गए, उन सबका मानना है कि इस तरह की चीज, मेरी कोई राय नहीं है। फिर भैया ये ऐसे कैसे होता है कि एक व्यक्ति को 4-4 लोग कंट्रोल करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं? एक लड़की को बिठाया गया, वो आई, वो लोग मतलब संस्था भी चलाते हैं ताकि इस चीज के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चला पाए। वो कहते हैं किसी को भूत है तो हमारे पास लेके आए, तो लेके 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 उन्होंने अकेले में पूछा उससे, भूत मतलब ये तो बताओ सच सच क्या महसूस होता है? तो समस्या निकल के आई घर में कि ये जो मेरा पति है रात को 12 बजे, कभी 1 बजे और 2 बजे आता है, खाने के लिए मारपीट करता है, हर रोज शराब पी के आता है। सुबह को मेरी सास मुझे उठा देती है 5 बजे, घर के सारे काम,
इवन मेरी चीज़ों तक भी यूज करने नहीं देते। मेरी जो घर की आई वॉशिंग मशीन थी उसमें इन्होंने गेहूं भर के डाल रखे हैं, कह रहे हैं कि हाथ से कपड़े धो। उसने बोला मेरी बॉडी रेस्ट ही नहीं कर पा रही है, मैं पागल होने की तरफ हूँ। तो किसी ने मुझे बताया कि इस तरह कर, ये लोग तुझे छेड़ेंगे नहीं। उसने कहा जब जब मुझ पे भूत आते तब तब, भूत आने की बात मैं करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, तब तब मेरी बहुत पिटाई होती है। ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं और मैं अंत में बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन उस बेहोशी में मेरी नींद पूरी हो जाती है। उन्होंने सॉल्यूशन किया उसका, उन्होंने बताया उनके पति को, उसको बुला के उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें तो दूर हो जाएंगी, लेकिन ये देख लेना कि 12 बजे के बाद कोशिश ये करना कि ये जागे ना, 12 से पहले इसको सो जाना है, और कोशिश करना कि जब सूर्य पूरी तरह निकल जाए तभी ये उठे। उनका सॉल्यूशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप एक बात समझना, आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग हैं सब, आपको कभी बुखार हुआ हुआ होगा सबको, आपने लो फील की अपनी बॉडी कभी? बोलेंगे जी भैया। आप अगर एक स्ट्रेंथ रखते होंगे, आपकी बॉडी में आज एक ताकत होगी, आप बीमार पड़ जाए तो क्या वही ताकत रहेगी? बताओ मुझे, क्या वो एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में रह जाएगा अगर आप बुखार हो गया आपको 8 दिन? तो मैं आपसे कहूंगा आपकी बॉडी की ताकत कहां चली गई? शरीर तो तुम्हारा मौजूद है, तो बॉडी की ताकत कहां चली गई? आप कहेंगे भैया शरीर तो मौजूद है, ताकत कहां चली गई? सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए, अगर एनर्जी लो फील हो सकती है तो क्या एनर्जी आपकी बॉडी में और ज्यादा प्रवाहित नहीं हो सकती? मतलब वो घट बढ़ सकती है कि नहीं? जी भैया, घटते हुए तो हमने महसूस की। तो किसी के शरीर में अगर वो बढ़ती हुई भी महसूस हुई एनर्जी और उस तरह की ताकत उसके अंदर आई, तो भूत का नाम क्यों देना है? और एक कहानी चलती है कि हमारे बाबा भूत से लड़े थे। बाबा किसी ने नहीं देखे, पहले के लोगों के पास वेब सीरीज नहीं थी, कहानियां नहीं थी, तो लोग बैठा के ऐसी कहानियां बनाते। अरे मैं रोज लड़ता था जाके जंगल में, और हम दोनों के बीच में शर्त थी कि जिस दिन जो हार जाएगा वो मर जाएगा, और हमारे बाबा कभी नहीं हारे उससे, रोज लड़ते थे कुश्ती। ये सब अंधविश्वास है, और यही वो अंधविश्वास हैं जिनको लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कभी वो सोचते नहीं कि एनर्जी फ्लो बॉडी में क्या है। कुछ लोग तो सेलेक्ट भी हो जाएंगे, नौकरी भी लग जाएंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तब भी बुद्धू हैं। आगे आएंगे, ध्यान देखिए। अब समझ पाए भूत होते हैं कि नहीं होते? तो क्या बोलेंगे भैया, एनर्जी का फ्लो होता है, वो कम और ज्यादा हो सकता है। सोपान तो भूतों की बात कौन नहीं करेंगे, केरल के, क्योंकि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। जिक्र, टोकरी, गोलपरिया, बोरगीत, दिरहम। आज शाम बोर हो गए, आज शाम बोर हो गए सब, तो जिक्र छेड़ दिया सबने, टोकरी लेकर के जा रही थी गोल जो परी। आज शाम बोर हो गए, तो अब जिक्र किसका छेड़ दिया उन्होंने? बोर हो गए तो टोकरी लेकर के जो गोल परी जा रही थी। झूमर, झरने में आदमी क्या झूम झूम के नहाएगा? झरने में कैसे नहाएगा भैया? झूम झूम के नहाएगा झरने में। कैसे नहाएगा दोस्त? झूम झूम के। वहां पर सिर्फ कजरी को फोकस कर लेना, कजरी को अंडरलाइन रख लेना। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं एक बार और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कजरी बहुत पूछा जाता है साथी, भूता गीत बहुत पूछा जाता है, जिकिर और बोर गीत बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। झूमर, झरने में झूम झूम के नहा रहे हैं। भव, इसके एक तो भव गीत आपका, भव महाराष्ट्र में मैंने बताया भव गीत, एक भाव बहुत बढ़ रहे हैं इसके। नाटक कर रही है, नाटक कर, नाटक। डोलू कुनी था, इसके भाव बहुत बढ़ रहे हैं। नाटक कर रही है, हमेशा डोलने को कहती रहती है कि मुझे डुला के लाओ, घुमा के लाओ। डोलू कुनिया नहीं है, डोली कुनी था है भैया, कुनी था होता है, TH, TH, डोलू कुनी था। एक कह रहा सर भूत का तो पता नहीं, पर चुड़ैल पक्का होती है। ये सही है। जूरी और लामान। हिमा और आंचल का कैसा नेचर मैंने आपको बताया था कि हम पूरी स्टैटिक जीके में यही पढ़ेंगे। हिमा और आंचल हैं शरारती, हिमा और आंचल हैं शरारती,
उनके लिए जूरी ला। अंग्रेजी का वर्ड है जूरी, किसको कहते हैं कौन बताएंगे? आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं सभी लोग। जूरी होती है जजों का पैनल, पैनल ऑफ जजेस। तो झगड़ा निपटाने के लिए, विवाद निपटाने के लिए तो कोर्ट है। तो जूरी की जरूरत किसके लिए पड़ी है? हिमार आंचल का झगड़ा हो गया, जूरी लाइन के लिए। जोड़ा और घसियारी उत्तराखंड, उसने उत्तर दिया था क्या उसको? क्यों माँ ये उत्तर क्यों नहीं देती? चाचिरी, चप्पल, चपादी, ये सब मैंने आपको पढ़ाई। उत्तर नहीं देती, उत्तर दे देती तो दोनों का क्या बन जाता? जोड़ा बन जाता। लेकिन जोड़ा क्यों नहीं बना? क्योंकि ये क्या है, उसको घसियारी बना देगा, उससे घास कटवाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश का, महत्वपूर्ण नहीं है। दप्पू हमने डांस भी याद किया था। बिल्लू पप्तू धनुष, अम्माइनी वारी, उरीलु मेलम और तेवरम। बिल्लू बोला, बिल्लू बोला अम्मा से, अम्मा अब बारी है। बिल्लू अम्मा से बोला, अम्मा अब बारी है तुमसे मिलने की। अपनी अम्मा से कह रहा, अपनी होने वाली बहू को मिलाने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने लिखा ग्रुप ऑफ जजेस जूरी होता है। बहुत बढ़िया। एक तो कलेक्शन बता रहा, कलेक्शन ऑफ जजेस। और जज हैं कि कपड़े हैं? कलेक्शन कर रहे हो उनका, बुद्धू। बिल्लू पप्तू धनुष, अम्मा निवारी, उरु मेलम, मिलने की बारी है, मेलम। तो क्या कह रहा है उससे? अब अम्मा की बारी है। बिल्लू कह रहा है अब अम्मा की बारी है तुमसे मेल की, मिलन की। तो अपने तेवर थोड़े से कम रखना, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, उनके सामने बड़े काइंडनेस के साथ में पेश आना। अर्जुन सिंह मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। कोई दिक्कत? भैया जोड़ा को झोड़ा भी कहते हैं ना? जी भाई साहब, इसको झोड़ा भी कहते हैं। मैंग सेन जी को ब्लॉक कर दिया जाए। इनको बैक ब्लॉक करने का कारण है, ये कह रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है। इसका मतलब आपका कक्षा पर ध्यान नहीं है, आपको ये मतलब है लाइव और रिकॉर्डिंग से। मेरे दोस्त माफ करना, आज के बाद आप सिर्फ पढ़ पाएंगे। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को हम छीन लेते हैं। चलो रहने दो, मत छीनो। सच में कर दिया ब्लॉग? अरे नहीं, हटाओ। भाई साहब मत लिखा करो यार, पढ़ो प्लीज। बिल्लू अम्मा ये वारी, मेल की मिलन की, तेवरम तुम मिलने आओ तो तेवर कम रखना थोड़े से। हेले में लेऊ, लेऊ लेऊ जिनके बीच में भी आएगा। जैसे नाग आ जाता मोहल्ले में, सब क्या करते हैं? ले लो ले लो ले लो ले लो। नाग को मतलब घेरने के लिए कहते हैं। तो ले लो, लेऊ लेऊ लेऊ, ये किसके? नागालैंड के, नागालैंड। खोंगजम, खूबा केसई और संकीर्तन ये मणिपुर के हैं। ठीक है, आगे आएंगे। यहां पे देख लेना, खोंगजम ऐसे याद करते हैं। मणिपुर याद है, मणि डायमंड को कहते हैं। जी भैया, मणि के लिए, डायमंड के लिए क्या चाहिए? खूब कैश चाहिए, खूब कैश, खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए। खोंग जम, खो ना जाए इसीलिए वो उस पर जम के बैठे रहते हैं सब, जम के। खोंग जम, खो ना जाए इसीलिए जम के बैठे रहते हैं। किस पर? मणि पर। खूब सारा कैश चाहिए मणि खरीदने के लिए। जी भैया। सेकुती जाए और चाय हलाई, ये कहाँ के हैं? मिजोरम। क्या बोलेंगे? ये कहाँ के हैं? ये मिजोरम के। मैंने जोर से चाय हिलाई, चाय ऐसे होते हैं कप में, मैंने जोर से चाय हिलाई। यहां देखेंगे, वापस से एक बार रिवाइज करेंगे साथी। सबको मिटा देता हूं मैं, एक बार बोलने का प्रयास करेंगे, इमेज बनेगी। नए नाम हो सकते हैं तुम लोगों के लिए, लेकिन कुछ हम माध्यम से याद करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तुम ऐड करना, कुछ प्रयास लगाना थोड़े थोड़े से, तभी संभव है। बोलने का प्रयास करना। कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं नाम, कोशिश करें, बेशक से याद रहे ना रहे, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो जरूर याद होगा। 10 कथिया, संबलपुरी और पाला कहां के बताए? दिक्कत यही तो है शशिकांत भाई, सर हमको पता है कि आप ब्लॉग नहीं करते, दिक्कत यही है। तो ब्लॉग नहीं करता हूं ये पता है, उतनी बात भी तो माना करो कि मैं आपको क्यों अवेयर करना चाह रहा हूं। आपके सपने जो है ना साथी, अगर आप नहीं पूरे कर पाए
और जिस दिन आप रोओगे, मैं कसम खाता हूं आपके आंसू कोई नहीं समझेगा। नो वन कैन अंडरस्टैंड। आंसू का साथ आंख भी नहीं देती दोस्त। आंसू को जगह आंख में भी नहीं मिलती, अपनी खुद की आंख जगह नहीं देती। और मैं सच बता दूं कसम से, फैमिली मेंबर तक नहीं समझ पाएंगे आप। यार दोस्त तो बहुत दूर की बात है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। अगर कोई समझेगा तो वो महान लोग होंगे इस धरती के। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं वो छूट ना जाए, कहीं वो टाइम ना आए रोने वाला। वो टाइम ना आए तो उसके लिए बहुत अवेयर के साथ, उसके लिए टू मच अवेयरनेस की जरूरत है। और अवेयरनेस मतलब पढ़ना है तो बड़े मन से, मस्ती से पढ़ना, डूब के पढ़ना है। फिर पढ़ाई के अतिरिक्त और अलग चीजें हो तो पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई को कनेक्ट करने वाली चीजें बस। ये नहीं कि जी मैं क्या कर लूँ जी, मेरी घुटने में दर्द होता है जी, मैं मेडिकल में बाहर तो नहीं हो जा, ये नहीं। इन सब चीजों कहीं और जान ले, के लिए हेल्पलाइन नंबर है। कितने लाइव है जी, कितनी सैलरी है तुम्हारी, चैनल मेरा है भाई साहब। मेरी सैलरी, मैं अगर तुम्हें पता भी चल गया तो कि तुम्हें दे दूंगा मैं अपना अमाउंट, अपनी शेयरिंग। लगता है तुम्हें? कोई नहीं देता दुनिया, है ना। ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए का मतलब है कि अवेयर रहिए। बोलो भैया 10 कथिया फटाफट से बोलेंगे। उड़ीसा, दाढ़ी टप्पा जुगनी माही जोगी माही सबनु बोलना, मैं ये जाके राज खोलना, पंजा पंजा मारा टप्पा लग गया। ये तो याद है सबको। ललिता पोवाड़ा, ओवी, गोंधल, अभंग, भावगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, तोहर कब बनता आदमी बिहार, भैया बहू लेके आना, बाउल कौन बोलेगा, रविंद्र संगीत कहाँ आयोजित होगा, बंगले में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जा जा और वो रो पड़ी कौन थी, आंचल थी, अरुणाचल। चलो किधर, हरियाली की तरफ, मंडे को गोवा, मांडवी। पंख लेके खड़े रहते हैं कहाँ पर, पानी की कमी लोटे में कहाँ पर, राजस्थान। पंडवानी छत्तीसगढ़, चक्री वहां का जम्मू कश्मीर। बिरहा, कजरी, होरी यूपी। भूता गीत, अरे ये तो सारे हट गए, केरल। जिक्र चला टोकरी वाली का जब सब बोर हो गए, आसाम। झूमर, झारखंड। भाव बढ़ रहे हैं, डोलने की कहती रहती है, कर रही है नाटक। चूरी लामान, हिमाचल प्रदेश। जोड़ा घसियारी, क्यों नहीं बन पा रहा जोड़ा, उत्तर इसीलिए तो नहीं दिया, उसे घसियारी बना देता, उसे घास खुदवाता उससे। मदिगा दप्पू, आंध्रा। बिल्लू पप्तू धनुष अम्मानी वारी, उम्र मेलम तेवरम, तमिलनाडु। हेली मिल्ल लो पे ले 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 ले, किसके लिए होता, नाग के लिए। खो ना जाए इसीलिए जम के बैठे रहते हैं, खूब सारा कैश खर्च हुआ था उस पर, मणिपुर। तेकुती जाई चाय हलाई जोर से, मिजोरम। अब आते चित्रकला और लोक कला, ठीक है। एक कल का टॉपिक रखेंगे साथ ही, चित्रकला का, फोक आर्ट का और चित्रकला का, ये कल का टॉपिक रखेंगे। मतलब ये टॉपिक होगा 20-25 मिनट का। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूं। अब हम एसएससी के सबसे हिट टॉपिक बुक्स की तरफ जाएंगे। इसको मैं पूरी तरह से मॉडिफाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 2-3 साल स्टैटिक जी के पढ़ाते हुए ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारा इरेवेलेंट चीज़ें क्या है, हम बार बार पढ़ते रहते हैं और कभी कभी जंप करके आती है, एसएससी पूछता है। छोड़ तो सकते नहीं बहुत सारी चीज़ों, लेकिन इस बार हम बुक्स के कंटेंट को एकदम से मॉडिफाइड करके, प्राचीन पुस्तकें अब नहीं पूछी जाती उन सबको हटा के, इतिहास की पुस्तकें आप इतिहास में पढ़ते हो उन सबको हटा के, यहाँ तक कि रिसेंट में क्या पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स की कौन कौन सी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और स्टैटिक जीके के लिहाज से कौन सी किताबें, स्पोर्ट्स की कौन सी किताबें, क्रिकेटर्स की किताबें जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, पॉलिटिक्स की बुक्स, उन सबको हम शामिल करने वाले। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बुक्स रहे, ठीक है। और हम देखेंगे एक आध टॉपिक, फिर नहीं तो हम स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए हमको काफ़ी क्लास करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 6 से 7 क्लास, ओके। बस पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।